नमस्कार, स्वागत, अभिवादन। उत्तराखंड के खास कार्यक्रम देवभूमि का सीएम कौन, आज ये खास कार्यक्रम हम लेकर आए हैं और इसलिए इस वक्त इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं कि दिल्ली में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री को लेकर हलचल काफी तेज है और राजधानी देहरादून में भी धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है, राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है और लगातार परिस्थितियां परिवर्तित हो रही हैं। दिल्ली में उत्तराखंड के जो इस समय कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, वो नेताओं से मिल रहे हैं। थोड़ी देर पहले अभी उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह के आवास पर एक बैठक हुई। जो केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी राजनीति है अमित शाह के इर्द गिर्द घूमती है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। विधायक दल की बैठक कल देहरादून में बुलाई गई है शाम को। ये जेपी नड्डा, बीएल संतोष उस बैठक में मौजूद होंगे। कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं वहाँ की, दिल्ली की, वहाँ दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस है। गृह मंत्री अमित शाह के घर में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, मदन कौशिक के साथ एक बैठक हुई है और इस बैठक के बाद एक और बैठक हुई है जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र के शिक्षा मंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक के घर एक बैठक हुई। वो दोनों बैठकें अभी खत्म हो गई हैं। निशंक के घर बैठक के बाद धामी ने कहा कि कल शाम को विधायक दल की बैठक होगी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक तय करेंगे। ये बिल्कुल नपातुला बयान है। अभी हम अमित शाह के घर बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सीएम तो भाजपा का ही होगा। उन्होंने चुटकी ली पत्रकारों की और कहा कि भाई मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही होगा। जब उनसे सवाल किया गया कि धामी साहब क्या दोबारा मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने कहा विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग तय कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जब उनसे ये कहा गया कि आप का भी नाम है क्या, या आप भी दौड़ में हैं क्या, तो उन्होंने कहा भैया मैं तो कोई रेसी में नहीं हूँ मुख्यमंत्री की, मैं कहाँ हो सकता हूँ, मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ा। इतना कह के वो चलते बने। तो कुल मिलाकर ये जो दृश्य है ये आप देख रहे हैं जो अब चूंकि घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और मुझे लगता है कि सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर ये वहाँ एक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है कि पुष्कर सिंह धामी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी को तमाम जगह जगह जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है और उत्तराखंड के नेता जो दिल्ली में रहते हैं, जैसे पिछले दिनों अभी 3 दिन पहले उत्तराखंड के बड़े नेता, राज्यसभा सदस्य, भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेल के नेशनल इंचार्ज अनिल बलूनी के साथ उनको अमित शाह के घर जाते देखा गया था। उसके बाद अनिल बलूनी ने काफ़ी देर तक उनसे बातचीत की। तो अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, अमित शाह, मदन कौशिक, निशंक, ये सब इतने सारे जो घटनाक्रम चल रहे हैं वो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर अगर देखें तो कुल मिलाकर ये जो गुणागणित है ना, ये कुछ अलग तरीके का इशारा कर रहा है। और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं वो कह रहे हैं कि भाई मैं कहीं रेस में नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि वो रेस में आ चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरे पास मैं बहुत पुख्ता इनपुट के आधार पर नहीं कह रहा हूं कि नहीं मेरे पास बहुत तगड़ा इनपुट है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ही हो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह उनकी गतिविधियां हैं, क्योंकि बाकी एक और पूर्व सीएम है तीरथ सिंह रावत, वो बहुत ज़्यादा सीन में नहीं नजर आ रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत की क्या भूमिका है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है त्रिवेंद्र सिंह रावत, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, ये कुछ खिचड़ी पक रही है। हो सकता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत धन सिंह रावत के लिए लॉबिंग कर रहे हो और मनाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई धन सिंह के रावत के नाम पर धामी की सहमति बन जाए, क्योंकि धन सिंह रावत बड़े करीबी रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत के। त्रिवेंद्र सिंह रावत चाहते हैं कि उनकी पसंद का मुख्यमंत्री हो उत्तराखंड में। तो ये इस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर दिल्ली में मंथन चिंतन चल रहा है और अब चल नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये सब अंतिम दौर में है और जो चीज़ें फाइनल होनी है वो अमित शाह की बैठक में लगभग फाइनल हो चुकी हैं। और जो रही सही कसर है निशंक, तो निशंक भी एक बड़े खिलाड़ी हैं इस पूरे उसमें, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही, कोशिश यही होगी कि विधायकों के बीच से कोई आए। ये एक पहली प्राथमिकता है, जो प्रथम वरीयता है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन
ये भी कुछ लोग दिल्ली में कह रहे हैं कि भाई कोई सांसद भी भेजा जा सकता है और धामी को कुछ अलग तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वो चुनाव हार गए हैं। अब इतनी कवायद क्यों हो रही है? क्योंकि धामी खटीमा से चुनाव हार गए हैं और भुवन कापड़ी ने उन्हें हराया है। तो ये धामी के साथ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वो चुनाव हार गए। उनकी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में इतिहास रचा है। उत्तराखंड निर्माण के बाद से अब तक कभी भी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई। धामी को ऐसे पहले नेता होने का श्रेय मिला है जब वो मुख्यमंत्री रहते हुए, मतलब उनके नेतृत्व में, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और 47 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आए। पिछली बार 57 विधायक थे, 10 कम हुए, 47 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आए। कांग्रेस पार्टी जो सरकार बनाने के ख्वाब देख रही थी, सपने देख रही थी, वो महज 19 सीटों पर सिमट गई। बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक और 2 निर्दलीय विधायक हैं। तो अब ये भी आप नहीं कह सकते कि बहुजन समाज पार्टी के विधायकों और निर्दलीय विधायकों के लिए बहुत कुछ उत्तराखंड में बेहतर बचा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे है, काफी आगे है। 36 का वहां का आंकड़ा है और 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, पूरी 11 सीटें ज्यादा। तो कुल मिलाकर जो भी सीएम बनेगा वो निष्कंटक राज्य करेगा। फिलहाल उसको दल बदल या कहीं बहुमत को लेकर कोई टेंशन है ही नहीं। अब पहले जो हम लोगों ने ये देखा कि भाई किस तरीके से वहां लॉबिंग चल रही है, सारी चीजें चल रही हैं। अमित शाह की बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कहा, जरा इसको सुनिए। लाइन में मैंने चुनाव ही नहीं लड़ा है पर मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और जोरदार बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और जोरदार बनेगा। पता नहीं किसकी बात वो कर रहे हैं, लेकिन वो खुद को इससे बाहर मान रहे हैं कि भाई मैंने चुनाव ही नहीं लड़ा तो मैं लाइन में तो हूं ही नहीं। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बात को कह रहे हैं, लेकिन वो पते की बात कर रहे हैं कि बड़ा जोरदार बनेगा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। अब ये सवाल है कि इनकी इस बात से लग रहा है कि धामी तो क्या बन रहे हैं, क्योंकि अगर वो कहते, कुछ इशारा करते कि भाई जोरदार असरदार जो भी मुख्यमंत्री है, तो ये तो तय है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पुष्कर धामी के लिए लॉबिंग करने तो नहीं गए हैं, क्योंकि उनकी भूमिका क्या है। बड़ा सवाल यही है कि उनकी भूमिका क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इन सब घटनाक्रम के बीच देहरादून जो राजधानी है उत्तराखंड की, वहां के बीजेपी मुख्यालय पर हमारे संवाददाता दानिश अली ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व राज्य मंत्री शादाब शम्स से खास बातचीत की कि क्या मसला चल रहा है, क्या है, जरा उसको सुनिए। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर लगातार बीजेपी में मंथन जारी है, लगातार जो है बैठकों का दौर भी जारी है। आज जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बैठक हुई, जिसमें कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और जी तमाम जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, वो मौजूद रहे। बैठक समाप्त हो चुकी है और जी कल जो तय किया गया है, कल वो 10 बजे करीब जो है प्रोटोम स्पीकर जो है बंशीधर भगत शपथ लेंगे और उसके बाद 11 बजे करीब जो है विधायक शपथ लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स, उनसे बात करेंगे कि कल क्या कुछ रहने वाला है इसके आगे। सर, क्या कुछ कल रहने वाला है, किस तरह का प्रोग्राम कल रहेगा? सारे विधायक उत्तराखंड के देहरादून पहुंच चुके हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल सुबह जो हमारे प्रोटेम स्पीकर हैं आदरणीय बंशीधर भगत जी, वो विधायकों को शपथ कराएंगे और शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी तय हुई है। और मुझे लगता है कि कल ही हमारे पर्यवेक्षक माननीय राजनाथ सिंह जी और आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी दोनों लोग पहुंच रहे हैं। आज शाम को हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी और तमाम जो नेता दिल्ली गए हुए थे, सब वापस आ रहे हैं और मुझे लगता है कि अब सब कुछ साफ हो जाएगा। जिन चेहरों का इंतजार था, जिस चेहरे को सब देखना चाहते थे, वो तमाम बादलों से हट के सबके सामने आ जाएगा। विधायक दल में सब कुछ तय हो जाएगा और मुझे लगता है कि अब जिस तेजी के साथ चीजें आगे बढ़ रही हैं, उससे लगता है कि कल सब कुछ क्लियर होकर सबके सामने हो, क्योंकि जीत भव्य हुई है।
शपथ भी भव्य हो। उस भव्य शपथ की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। आंदोलनकारियों को बुलाया जा रहा है, वरिष्ठ नेतागणों को बुलाया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और तमाम नेता, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, सबको हमारी तरफ से आमंत्रण है कि उत्तराखंड एक बहुत खूबसूरत स्थान है, देवभूमि है। ये और खूबसूरत कैसे बने, हम मिलजुल के उत्तराखंड को कैसे आगे बढ़ाएं, डबल इंजन की सरकार का दम भी दिखे और उत्तराखंड एक अलग अपनी पहचान रखे, उस दिशा में हमें काम करना है। मुझे लगता है सब कार्यकर्ता गदगद हैं। संत महात्मा के आने की इनविटेशन, उन लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है, उनसे निवेदन किया जा रहा है कि वो भी इस शपथ ग्रहण में पहुंचे, उनका भी आशीर्वाद मिले। हर वर्ग, हर समाज के लोगों को बुलाने की तैयारियां, मुझे लग रहा है कि जैसी जीत भव्य हुई है वैसा ही शपथ ग्रहण भी भव्य होगा। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है और विधानमंडल दल की बैठक जो उसके बाद ही इस पर निर्णय लेगी कि कौन चेहरा, हालांकि मिलने कल तय है कि कल जो 4 बजे के करीब लगभग जो बैठक होने जा रही है उसमें तय हो जाएगा कि उत्तराखंड का नया चेहरा मुख्यमंत्री का कौन होगा। और उनके जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको लेकर भी भव्य बनाने को लेकर भी लगातार बैठकें जारी हैं और उसको एक भव्य बनाया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने का काम करेंगे। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। तो दानिश से बातचीत में शादाब शम्स साहब जो प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के, वो कह रहे हैं कि भाई बहुत भव्य, बहुत दिव्य, संत महात्माओं, बहुत जबरदस्त तरीके से, जिस तरीके से जीत जबरदस्त है उसी तरीके से शपथ ग्रहण भी जबरदस्त होगा। ये ऐसा वो कह रहे हैं शादाब शम्स साहब। ठीक है भाई, वास्तव में सेलिब्रेट करने का मौका तो है ही, लेकिन चेहरे पर वो कह रहे हैं कि भाई वो चेहरा सामने आ जाएगा। कल शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक है, सारी जानकारी प्रदेश प्रवक्ता ने दे दी कि किस किस तरीके से कौन पहुंच रहा है। दुष्यंत गौतम आज शाम तक पहुंच जाएंगे, राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे, वो कल आएंगे। लेकिन शादाब शम्स की बातचीत से एक बात ये तो तय लग रही है कि अब सब कुछ हो चुका है, यानी कि अब जो बाराती लौटने लगे ना, जो दिल्ली गए थे उत्तराखंड के नेता, वो लौटने लगे हैं। शाम तक सारे लौट आएंगे, विधायक सारे पहुंच गए हैं। जब बारात लौटने लगे ना, तो ये मान लेना चाहिए कि वरमाला जिसको डालनी थी पड़ गई, यानी दूल्हा हो गया, दूल्हा तय हो गया, नेता तय हो गया। अब केवल औपचारिकता मात्र बची हुई है। तो अब ये तो पूरा वहां का उत्तराखंड का गुणागणित है। लेकिन रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड और शिक्षा मंत्री भारत सरकार के रह चुके हैं, उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा चेहरा है। उत्तराखंड के जो ब्राह्मण नेताओं की लाबी है उसके सबसे बड़े नेता कह सकते हैं मौजूदा जो सक्रिय हैं, पोखरियाल निशंक जी। निशंक जी से 1 घंटे से अधिक समय तक धामी ने मुलाकात की, बातचीत की, क्या गुरुमंत्र दिया, क्या गुणागणित तय हुआ, धामी को सुनिए। संबंध में सारे वरिष्ठ लोग बैठे थे, आपस में चर्चा हुई है और कोई अलग से कोई ऐसी बात नहीं है। कल आपकी चर्चा ज्यादा रही है। नहीं, देखिए ये तो पार्टी का हाईकमान और विधानमंडल दल कल 11 बजे विधायकों को शपथ की बात की जा रही है। क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, 24 मार्च को हमारी जो ये विधानसभा है इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो एक प्रक्रिया के तहत कल 11 बजे प्रातःकाल जो है नए विधायकों की शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। वो 2-3 घंटे 4 घंटे जितना भी चलेगा कल चलेगा। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो कौन हो सकता है, किन किन चेहरों पर अभी चर्चा चल रही है, क्योंकि लेकिन ये बीजेपी है, अचानक कोई नया नाम भी निकाल सकती है, ऐसा पूर्व में किया गया है, या किसी पुराने को बनाकर भी चौंका सकती है कि हर बार आप लोग नए नाम की उम्मीद करते हैं कि बीजेपी चौंकाती है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कोई नेता चुन लिया जाए या पुष्कर धामी ही रिपीट कर दिया जाए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले ऑस्कर धामी को सुन रहे थे। वो कह रहे थे बड़ी नॉर्मल बातचीत हो रही थी कि भाई कैसे, कोई खास बातचीत नहीं हुई। पत्रकारों ने उन्हें कोरेदा कि भाई धामी साहब बताओ कुछ खास बात हो रही हो। बिल्कुल नहीं, वो सही कह रहे हैं। कोई खास बात उनके हित में ऐसा हुई, ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि उनके भाव भंगिमाएं ऐसी बता रही हैं कि शायद वो दोबारा मुख्यमंत्री ना बने। ऐसा लग रहा है। ये हम कयास लगा रहे हैं। अब उत्तराखंड की राजनीति किस करवट बैठेगी, क्या नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इन सब पर कयासी लगाए जा सकते हैं। लेकिन हमने इन सब जो खबरें आ रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, इन सब का बारे में आपको अपडेट भी करते रहेंगे। और विश्लेषण के लिए उत्तराखंड के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राणा साहब, बहुत स्वागत है। हमारे दिल्ली के रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ गए हैं। अमित, आपका भी स्वागत। और दानिश अली भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से जुड़े हैं। उत्तराखंड के हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा भी नजर आ रहे हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुल मिलाकर सबसे पहले अमित के पास चलते हैं। अमित, ये बताइए कि दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर जो घटनाक्रम है, पहले उससे हमारे दर्शकों को अपडेट करिए कि क्या वहां घटनाक्रम चल रहा है और क्या, मतलब कुल मिलाकर एक बिहारी जी का एक दोहा है कि सार सार गहिले और थोथा दे उड़ाए। तो बस सार सार हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि जो थोथा है यानी जो बहुत सारी चीजें वायुमंडल में भ्रमण कर रही हैं, उसके अतिरिक्त जो वास्तव में रस है, राजनीति का रस है, वो क्या, अब चूंकि सब कुछ खत्म हो चुका है, निपट चुका है, मसला वहां पूरा हो चुकी है, बैठके अब सब लोग वापस राजधानी देहरादून आ रहे हैं। तो अमित, क्या चीजें निकल कर आई और क्या क्या राजनीतिक घटनाक्रम अभी भी है या सुबह से अब तक? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो आपने सहार की बात की है, वो सहार जो है वो सुबह ही समिट गया जब अमित शाह के यहाँ बैठक हुई, जिसमें खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, उत्तराखंड के संगठन मंत्री अजय कुमार, मदन कौशिक की बात करें, पुष्कर सिंह धामी की बात करें, सतपाल महाराज की बात करें, रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें, तमाम नेता उस बैठक में मौजूद थे। और अमित शाह ही वो शख्स है जिन्हें न सिर्फ बीजेपी का चाणक्य माना जाता है, बल्कि तमाम डिसीजन जो है वो अमित शाह की तरफ से होते हैं और वही डिसीजन जो है वो बाद में लोगों के सामने आते हैं। यहाँ भी वही चीज सामने नजर आ रही है। हालांकि जो उत्तराखंड के तमाम नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक थी, वो तमाम नेता 15 मिनट पहले बैठक से निकले। 15-20 मिनट तक केंद्रीय नेतृत्व जो लोग थे, जेपी नड्डा, बीएल संतोष और अमित शाह, उनकी बैठक हुई और 15 मिनट बाद वे लोग भी बाहर निकल गए। यानी तमाम जो सर्वे हुआ, तमाम जो समीक्षाएं की गई, उससे अमित शाह ने कहीं ना कहीं अपने अंदर एक नाम जो है वो उत्तराखंड पहाड़ को लेकर डिसाइड कर लिया कि आखिरकार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। लोगों के सामने जरूर नहीं आया। यहाँ तक रमेश पोखरियाल निशंक के घर की बैठक की बात है, तो उनके घर पे जो बैठक हुई है वो एक सार्वजनिक बैठक थी, जिसमें उत्तराखंड को लेकर न सिर्फ डिस्कशन हुआ, बल्कि ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उत्तराखंड को लेकर कुछ चीजें डिसाइड की गई हैं
कि इस तरह की चीजें जो है वो उत्तराखंड में होनी चाहिए। लेकिन मुद्दा वहीं पे आता है कि अगर जो चीजें उत्तराखंड में रमेश पोखरियाल के निशंक के घर पे डिसाइड की गई है, इन्हें अमित शाह तक कैसे पहुंचाए और अमित शाह को कैसे इस बात को मनवाए कि उत्तराखंड के लिए ये सभी चीजें जरूरी हैं। तमाम नेता जो है जिसकी मैं जब भी बात करता हूँ, खास करके इस तमाम प्रदेशों में हमने देखा कि जब भी कोई 10 वैकेंसी भी खाली होती है तो उसके लिए लाखों लोग जो है वो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं कि हर एक को वो नौकरी चाहिए। और उत्तराखंड जैसे राज्य का मुख्यमंत्री पद समझा जा सकता है कि कितने लोग अपनी लॉबिंग कर सकते हैं जब ऐसा पद खाली हुआ है जिसमें तमाम लोगों की अपार संभावनाएं हैं और राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में हर कोई अपनी लॉबिंग करने लगा है। हालांकि निशंक के यहाँ जो बैठक इसमें सतपाल महाराज मौजूद नहीं थे, जबकि अमित शाह के यहाँ जो बैठक हुई थी उसमें सतपाल महाराज भी मौजूद थे। जी अमित, त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत सक्रिय नजर आए और अभी मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो वो कह रहे थे भैया मैं तो कहीं रेस में नहीं हूं और हम तो चुनाव भी नहीं लड़े। तो वो त्रिवेंद्र रावत किसकी लॉबिंग कर रहे हैं, ये कोई खबर है आपके पास? देखिए, जाहिर तौर से सार्वजनिक रूप में जब सारे लोग बैठे होते हैं, चाहे पुष्कर सिंह धामी बैठे हो, निशंक बैठे हो, तो आदमी जो है सार्वजनिक रूप से बात करता है, पर्सनली टॉक नहीं करता है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से किसी की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता है। अगर पुष्कर सिंह धामी का भी नाम चलता है, रमेश पोखरियाल निशंक का नाम चलता है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत एक ऐसे शख्स है जो कि अमित शाह के सामने अपना डायरेक्टली विरोध दर्ज नहीं करा सकते, यानी नहीं कराएंगे वो कि निशंक को सीएम नहीं बनना चाहिए, धामी को सीएम नहीं बनना चाहिए। पर्सनली रूप से कई सारी चीजें बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज की जब त्रिवेंद्र सिंह रावत अमित शाह के यहाँ बैठक में पहुंचे तो इससे पहले केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ 1-to-1 उनकी बैठक हुई है। तो जाहिर तौर पर जो उनके इरादे थे वो उन्होंने बीएल संतोष के सामने जाहिर किए होंगे कि आखिर उत्तराखंड का वैकल्पिक स्वरूप क्या होना चाहिए, किस आदमी को मुख्यमंत्री होना चाहिए, और बीएल संतोष के जरिए कहीं ना कहीं अपनी बातों को अमित शाह तक पहुंचाने की उन्होंने कोशिश पहले ही कर दी थी। जी ठीक बात है, ठीक बात है। अमित बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वो इलेक्ट्रिसिटी की वो वाली लाइन जो की है ना कि भाई वो 11,000 वोल्ट की लाइन छूने के बजाय वो अपना बाईपास वाली लाइन पकड़ी है, उसी से संदेश और संदेश पहुंच जाए। और संघ के वो संघ के नेता भी रहे हैं वो, और संघ में बहुत काम किया और मूल रूप से संघ के ही हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो जाहिर सी बात है कि बीएल संतोष से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं अपने आप में, वो मानते हैं खुद भी कि भाई बीएल संतोष कोई बात कहेंगे तो फिर बीजेपी के लोग उसे बहुत ज़्यादा हेर फेर नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर अमित ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि वो बीएल संतोष से मिले हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि धन सिंह रावत की लॉबिंग वो कर रहे होंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर राजेश वर्मा के पास चलेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम अमित दुबे के पास थे। अमित दुबे इस बात को बता रहे थे कि भाई किस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य नेता अलग अलग तरीके से लॉबिंग करते नजर आए। अब चूंकि खुली बात एक सार्वजनिक बैठक में लोग नहीं करते हैं, कान में अलग जाकर बात करते हैं नेताओं से, लेकिन बीएल संतोष की 1-to-1 त्रिवेंद्र सिंह रावत से बातचीत मुझे लगता है एक बड़ी
भूमिका के लिए उसकी पृष्ठभूमि है और एक कुछ नया अलग तरीके से दिख सकता है। देहरादून में हमारे वरिष्ठ सहयोगी स्टेट ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा मौजूद हैं। राजेश जी, पुष्कर सिंह धामी को लेकर क्या आपके पास अपडेट है? क्या दिल्ली जो दौड़ थी धामी की, क्या धामी ये समझाने में नाकामयाब रहे कि भाई ठीक है वो चुनाव हार गए, लेकिन कम से कम पार्टी को तो इस स्तर पर वो लेकर आए, तो कम से कम उन्हें एक मौका और मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कम वक्त उनको मिला, 3-4-5 महीने का वक्त मिला उनको काम करने के लिए। राजेश जी। बिल्कुल दुर्गेन जी, ये महत्वपूर्ण सवाल है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश को तो भले ही भाजपा ने बचा लिया, यानी कि खुद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, यानी कि धामी जी के नेतृत्व में जो है पूरे प्रदेश भर में चुनाव लड़ा गया, लेकिन खटीमा की जनता ने धामी को जो है वो नकारा है और यही वजह है कि धामी उस सीट से हार गए और उसके बाद पूरे प्रदेश में 47 सीटों के साथ दोबारा भाजपा रिपीट हुई है। और लेकिन सबसे बड़ा जो मंथन और चिंतन है वो लगातार देवभूमि से लेकर दिल्ली तक जो है वो लगातार जारी है। आप देख ही रहे हैं कि सुबह से जो है अमित शाह के घर जो है वो लगातार बैठक का दौर जो है वो लगातार जारी है। और एक दूसरी बात ये भी है कि लिफाफा जो है वो बंद हो चुका है, वो नाम को लेकर के फाइनली जो है वो मोहर लग चुकी है। जो अंदर जो सूत्र बता रहे हैं कि किसका नाम इसमें होगा, ये अभी हालांकि डिस्क्लोज नहीं हुआ, ये कल शाम तक जो है वो डिस्क्लोज हो जाएगा। कल जब पर्यवेक्षक यहाँ पर आएंगे, जो पर्यवेक्षक बनाए हैं राजनाथ सिंह और लेखी, वो जब यहाँ पर पहुंचेंगे और वहां पर सभी विधायकों के साथ जो है 1-to-1 जब चर्चा होगी, किसके नाम को लेकर के एक सहमति है, वो क्या है वो धामी का नाम हो, क्योंकि धामी के नाम को लेकर के शुरू से ही जो है वो चर्चा रही है कि धामी को जो है दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए। फिलहाल वो वहां से जरूर हार चुके हैं, लेकिन उनको ज्यादा समय भी दुर्गेन जी नहीं मिला, क्योंकि हालांकि 5 से 6 महीना उनको जरूर मिले हैं और 5 से 6 महीने में ये नहीं कहा जा सकता कि किसका कार्यकाल कितना बेहतर हुआ है, क्योंकि हालांकि योजनाएं जो है वो केंद्र सरकार की जो है लगातार, चाहे वो पूर्व में त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हो या तीरथ सिंह रावत रहे हो, वो तमाम केंद्र की योजनाओं को लेकर के प्रदेश के अंदर जो जरूर चले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्य सूत्रधार थे, यानी कि मुख्य रूप से जो फाइट में जिनको रखा गया था, जो 2022 का जो चुनाव हुआ, जिसमें अगर कहा जाए तो विपक्ष के तौर पे जो हरीश रावत जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे थे वो भी अपनी सीट से हार गए। धामी को मुख्य तौर पे रखा गया, आम आदमी पार्टी से कर्नल अजय कोठियाल को रखा गया। ये दिग्गज नेता जरूर हारे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का यही लोग दावा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस या भाजपा जो भी आएगी तो उसके नाम पे सहमति जो है इनके नामों को लेकर के होगी। लेकिन जिस तरीके से धामी हारे, फुल बहुमत से सरकार आई, दोबारा 47 का बहुमत जो है, प्रचंड बहुमत जो है दोबारा भाजपा को मिला, तो धामी के हारने के बाद से जो है अभी तक समीकरण जो कहा राजेश जी एक अहम सवाल कि भाई धामी अगर चुनाव नहीं हारते तो नो डाउट वो मुख्यमंत्री का चेहरा उनको एक तरीके से बना ही गया था और वो मुख्यमंत्री होते। लेकिन अब क्या खबर आ रही है कि क्या कोई विधायकों में से होगा या कहीं से कोई स्काई लैब टाइप का मुख्यमंत्री आ जाएगा, कोई सांसदों में से होगा, इस तरह की कोई खबर है, कोई अब जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी तक अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री के तौर पे धामी का नाम अभी तक भी चल रहा है, क्योंकि चाहते हैं पार्टी के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं कि धामी ही मुख्यमंत्री दोबारा बने। लेकिन क्या है कि नए सिरे से चुनाव हुआ है तो कुछ ऐसे गुट हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर जब चुनाव नए सिरे से हुए तो नए मुख्यमंत्री का चयन भी जो है वो नए तरीके से हो। और इसके साथ साथ ठीक है, बिल्कुल बात पते की राजेश वर्मा ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई अब एक गुट है, एक बड़ा गुट है भारतीय जनता पार्टी में। मुझे लगता है जिन लोगों ने केंद्रीय नेता जो प्रहलाद जोशी हो चाहे दुष्यंत गौतम हो, जो लोग चुनाव लड़ने आए, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अंदर से चाहते हैं कि धामी दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। दानिश अली हमारे सहयोगी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर। दानिश, क्या हलचल है? क्या कोई वहां पर ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से कुछ आप पता कर पा रहे हैं कि किस तरीके से शादाब शम्स से आपकी बात हुई? वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कल शाम को पता चल जाएगा, हम सबको ही पता है कि बैठक होगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में कह रहे थे कि बड़ा जोरदार मुख्यमंत्री होगा। इसी तरह के कुछ इस तरह की बात शादाब शम्स भी कह रहे थे। वहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो आपके सूत्र हैं, जो कहीं कोई जो प्रदेश की राजनीति में अच्छा खासा दखल रखते, वो कुछ संकेत और संदेश दे पा रहे हैं क्या?
तो दुर्गेश जी, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि जिस तरह से संगठन ने सभी विधायकों को देहरादून रहने के निर्देश दिए थे, प्रदेश कार्यालय में लगातार जो विधायक का आना जाना लगातार लगा हुआ है, प्रदेश कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, लगातार जो है वो जो दौर जो आने और जाने का वो दौर वो लगातार अभी भी जारी है। प्रदेश कार्यालय में हलचल जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो है अभी भी कहीं ना कहीं एक जो स्थिति साफ नहीं हो पा रही कि कौन होगा, लेकिन ये तय हो चुका है कि जो बैठक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई है, उस बैठक में कहीं ना कहीं जो दिग्गज नेता थे और तमाम जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद थे, तो तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि जो सूत्रों का कहना है कि नाम फाइनल हो चुका है, बस अभी जो विधानमंडल बैठक जो होगी उसके बाद आप दानी साहब बने रहिए, वहां लोगों से टटोलने की कोशिश कीजिए। उत्तराखंड के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। राणा साहब, क्या देख पा रहे हैं? बहुत लंबा अनुभव है, आप बीच बीच में तमाम मुद्दों पर अच्छा खासा दखल रखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की जो गुणागणित चल रही है, इसमें क्या देख पा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए दुर्गेश जी, मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि उत्तराखंड भी एक महत्वपूर्ण प्रदेश हो गया है दिल्ली की राजनीति में, क्योंकि अक्सर ये समझा जाता था कि उत्तराखंड छोटा सा प्रदेश है, सीमांत प्रदेश है, यहाँ से मात्र 5 लोकसभा सांसद आते हैं, तो केंद्र की जो राजनीति है वहां दिल्ली उत्तराखंड का उतना दखल नहीं है। लेकिन चुनाव के परिणाम आने के बाद से इस तरीके से अन्य राज्यों में भाजपा ने अपने मुख्यमंत्रियों के चेहरे घोषित कर दिए हैं, लेकिन उत्तराखंड को लेकर के जो उठापटक चल रही है, तमाम बैठकों का दौर जारी है, तो मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि उत्तराखंड का महत्व काफी बढ़ गया है। दूसरी बात यह है कि देखिए दुर्गेश जी, इस समय जो स्थितियां हैं उत्तराखंड को लेकर के, एक दौर था जब उत्तराखंड में भाजपा गुटों में बटी नजर आती थी, लेकिन इस बार गुट तो है लेकिन भाजपा बटी भी नहीं, और ये शायद केंद्रीय अनुशासन ही है जिसका ये असर दिखाई दे रहा है उत्तराखंड में। क्योंकि आज जो सुबह जो बैठक देखने को मिली है हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पे जो हुई है, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है ध्रुवेंद्र जी कि इसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति हुई है जी, जबकि अभी तक त्रिवेंद्र जी या यहाँ से जो भी मंत्री विधायक दिल्ली जाते थे तो अक्सर ये मैसेज मीडिया के माध्यम से वो प्रसारित करने का प्रयास करते थे कि भाई हमें दिल्ली ने बुलाया है ना, लेकिन वो उसमें कितनी सत्यता होती थी वो तो सत्य के साथ पता चल जाती थी। लेकिन चूंकि आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी और आप आज की बैठक में यह भी नहीं कह सकते थे कि मुझे बुलाया है, क्योंकि अगर आपको बुलाया होता और आप वहां बाहर बैठे होते तो आपकी असलियत सामने आ जाती। लेकिन इस बार महत्वपूर्ण यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत उस बैठक में उपस्थित थे, जो चौथी विधानसभा में सबसे लंबा कार्यकाल जिनका रहा। अब मैं यहाँ एक चीज और देख रहा हूं दुर्गेश जी कि जिस तरीके से भाजपा की 47 सीटें आई हैं और जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, जो नाराजगी है जिनको लेकर के हम तमाम विषयों को लेकर के जो हम चर्चा करते रहे, तो कहीं ना कहीं जनता ने जो परिणाम दिया, जो 47 सीटें भाजपा की निकल करके आई। और यहाँ महत्वपूर्ण बात एक यह भी है कि 2017 में जो भाजपा का वोट प्रतिशत था उसमें ज्यादा गिरावट नहीं आई है, उसमें मात्र 2% का अंतर आया है, 46 से 44 पर आई है भाजपा। तो ये इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं जनता में त्रिवेंद्र रावत की के प्रति जो नाराजगी है वो कितनी बड़ी थी या कितनी छोटी थी, इसका आकलन इस चीज से किया जा सकता है। दूसरी बात कि हमें यह देखना होगा कि क्या त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ इतनी बड़ी नाराजगी होती और भाजपा 47 सीट यानी कि 2/3 से ज्यादा बहुमत ले आती जी, यह भी एक बड़ा सवाल है। हमें इस पर भी चिंतन की जरूरत है, चिंतन करना होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है दुर्गेश जी की प्रदेश में त्रिवेंद्र रावत के प्रति जो भी माहौल रहा हो, लेकिन त्रिवेंद्र रावत ने अपने मुख्यमंत्री काल में केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं उत्तराखंड में, उनको सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से उनको चलाने में, उनको यहाँ पर उन योजनाओं को पूर्ण होने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। और यही कारण है कि चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, 4 धाम से जुड़ी हुई, या रेलवे परियोजनाएं हों, या गंगा के स्वच्छता को लेकर के जो अभियान रहे हों,
और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं महसूस करता हूं, क्योंकि उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के हमेशा सवाल खड़े होते थे, लेकिन त्रिवेंद्र रावत ने जो केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है उसको, उत्तराखंड एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के अलावा यह संपूर्ण प्रदेश के नागरिकों को, संपूर्ण परिवारों को यह योजना का लाभ दिया जाता है। यानी कि बीपीएल के साथ साथ एपीएल का भी लाभ यहाँ पे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र रावत जो है, मैं समझ रहा हूं कि केंद्र के पाले में एक अचानक से एक महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि जो घटनाक्रम को लेकर के जो विगत समय में जो हुआ है, उनको लेकर के जो समीक्षा हुई है, उसमें मुझे लगता है कि त्रिवेंद्र रावत का पाप कुछ कम नजर आया, कम हुआ होगा। जहां तक पुष्कर सिंह धामी की बात करें हम, तो पुष्कर सिंह धामी को लेकर के यह चीज बड़ी महत्वपूर्ण रही कि, और हम चर्चा में भी देखते रहे हैं और तमाम जगह ये चर्चा भी निकल करके आती है कि पुष्कर सिंह धामी ने इतने प्रचंड बहुमत में भाजपा को पहुंचा दिया और इसके अपनी सीट नहीं बचा पाए। ये तमाम बातें निकल करके आती हैं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है ध्रुवेंद्र जी की उत्तराखंड में चुनाव के दौरान जो भाजपा के नारे थे, वो क्या नारे थे? इससे हमें इन विषयों की गंभीरता का अंदाजा लग सकता है कि उत्तराखंड में जो चुनाव के दौरान नारे लग रहे थे वो ये थे कि विकास किया है, विकास करेंगे, भाजपा सरकार ने विकास किया है, भाजपा सरकार ही विकास करेगी। तो यहाँ व्यक्ति को लेकर के प्रेजेंट नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में भी ये चीज देखने को मिली, हालांकि कुछ समय बाद राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा रहा जब वहां चीजें बदल दी गई, वहां भी यही नारा आगे आया है कि व्यक्ति नहीं पार्टी, संगठन। तो उत्तराखंड में जो संगठन की, भाजपा की जो संगठनात्मक स्थिति है, ये उसका एक बड़ा परिणाम था। और निसंदेह पुष्कर सिंह धामी ने अंतिम ओवरों में बहुत शानदार बैटिंग की है। और लेकिन महत्वपूर्ण ये बात ये भी है कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो जीत के रन के साथ साथ रन लेते हुए रन आउट भी हुए हैं। बड़ी बात राणा साहब, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। और जो बात हमने नोटिस की, उसी बात के इर्द गिर्द आपके जो आपका कथन है, जो आपका कथ्य है, वो उसी के इर्द गिर्द है। हमारे भी केंद्र बिंदु में आज त्रिवेंद्र सिंह रावत ही हैं। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये देखिए तस्वीरें दिख रही, दर्शक हमारे देख पा रहे होंगे कि जब वो बैठक से निकले तो आत्मविश्वास जबरदस्त है और ये स्वाभाविक मुस्कान है, स्वाभाविक हंसी है। वो ऐसा निकले हैं विजयी मुद्रा में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न कोई उनके मन मुताबिक तो काम हो गया है राणा साहब, ये तो तय है, ऐसा लग रहा है बातचीत से। दूसरी बात है कि आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात इंगित की कि जो चुनाव हुआ उत्तराखंड का, उसका परिणाम, चाहे वो वोट प्रतिशत हो, चाहे सीटें हो, उसका परिणाम त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए रिपोर्ट कार्ड है उनका, उनका दस्तावेजी प्रमाण है उनके कामकाज का। तो जाहिर सी बात है, जब परिणाम आने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी बात केंद्र तक, या जो जैसे अमित बता रहे थे कि बीएल संतोष से वो मिले और 1-to-1 उनकी बातचीत हुई, तो जाहिर सी बात है अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी बातें उन्होंने कही होंगी, तो उससे कहीं ना कहीं उनकी सक्रियता, उनकी आज की भूमिका, ये एक बड़ा सवाल मुझे लगता है कि एक बड़ा संकेत दे रही है। राणा साहब। बिल्कुल दुर्गेन्द्र जी, देखिए मैं इसी बात को लेकर के मैं सुबह से जब देख रहा था विभिन्न समाचार चैनलों में जिस तरह की चीज निकल करके आई थी, मैं यहाँ यह बात जरूर मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि अगर वास्तव में त्रिवेंद्र रावत विलेन होते तो भाजपा का मत प्रतिशत नहीं बढ़ता, लेकिन भाजपा के मत प्रतिशत में कमी नहीं आई है। इससे पता चलता है कि राज्य में उनको लेकर के कोई बहुत ज्यादा नकारात्मकता नहीं रही। दूसरी बात यह है कि जनता के बीच से, ये हमारी बात नहीं है, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता से बात करते हैं, तो आम जनता के बीच से यह बात निकल करके आई कि भाई चाहे कुछ भी हो, इतना तो था कि त्रिवेंद्र रावत ने ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगा के रखी थी। हालांकि पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश या कुछ और ब्यूरोक्रेट रहे हैं जो उनके लिए उनकी कमजोरी साबित हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो जिलों में आईएएस और आईपीएस के ट्रांसफर होते थे, एसपी, एसएसपी, डीएम की उस पदों पर, वो उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। और इनके दौरान जो जिन चीजों को लेकर के जो समीक्षाएं होती थी, उसमें अधिकारियों को यह भय जरूर रहता था कि क्या कब कहां किस पर मुख्यमंत्री को भाजन होना पड़ जाए, तो चीजों को लेकर के तैयारी रहती थी। अच्छा, त्रिवेंद्र रावत ने
कहीं ना कहीं यह प्रयास भी जरूर किए, कई योजनाओं को लेकर के उन्होंने प्रयास जरूर किए कि राज्य में चाहे वो होम स्टे की परियोजनाएं रही हों या फिल्मों को लेकर के 2 राष्ट्रीय पुरस्कार वो लेकर के आए हैं। उत्तराखंड फिल्मों के रूप में आगे काफी बड़ा उभर करके आया है, उस दिशा में उन्होंने कई प्रयास किए हैं। और जहां तक अगर देवस्थानम बोर्ड की बात करें तो अगर उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड का पाप अगर त्रिवेंद्र रावत के सिर फूटेगा तो फिर केंद्र में जो कृषि कानून है उसका पाप भी तो किसी ना किसी के सर फूटेगा। तो ऐसे में हमें तुलनात्मक रूप से ये जरूर देखना होगा कि त्रिवेंद्र रावत की स्थिति क्या है, वो पार्टी में कितने महत्वपूर्ण है। त्रिवेंद्र रावत की संगठनात्मक रूप क्षमताएं तो उनकी रही हैं और उसका उन्होंने पहले भी आभास कराया है। महत्वपूर्ण बात कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत झारखंड के प्रभारी रहे हैं। उनके कार्यकाल में झारखंड में सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई जो बड़ा दुरूह और दुष्कर कार्य था, और उसी के परिणाम स्वरूप उनको मुझे लगता है कि उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। और आज जिस विजयी मुद्रा में वो नजर आ रहे हैं, धामी की जो शारीरिक भाषा है अमित, वो बहुत सपोर्ट नहीं कर रही उनके बयानों को। और त्रिवेंद्र सिंह रावत साफ कर चुके हैं कि भाई उन्होंने अब वो दौड़ वौड़ में नहीं, कहीं वो तो चुनाव ही नहीं लड़े, तो अब दौड़ में नहीं है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या अमित, आपका भी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव है और दुष्यंत गौतम तो आपके बहुत दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं, आपने उनसे पूछा नहीं कि भाई क्या गुणागणित चल रहा है? अमित दुबे, देखिए, त्रिवेंद्र की अगर मुस्कुराहट की बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, क्योंकि BL संतोष के साथ उनकी 1-to-1 बैठक हो गई है। जाहिर तौर पर जो उनके इरादे थे, जो अपनी बात अमित शाह के सामने रखना चाहते थे, जिसे लगता था कि वे खुद नहीं रख सकते सब लोगों के बीच में, वो BL संतोष के जरिए उन्होंने रख दी थी। और उसका असर कहीं ना कहीं बैठक में इस बात का असर दिखा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो भी कहा है वो अमित शाह और JP नड्डा तक वो बातें पहुंच चुकी हैं। और ये उनकी मुस्कुराहट इस बात को साफ तौर पर इशारा कर रही है। जहां तक मुख्यमंत्री पद की बात है, क्योंकि हर कोई, जिसकी मैं बात कर रहा था कि हर कोई अपनी लॉबिंग करने में लगा है। और दूसरा कि बीजेपी में अगर हम पहले 2019 की अगर खासतौर पे बात करें तो 2019 में जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो शाम को शपथ ग्रहण समारोह होना था, उससे मैं 4 घंटे पहले मंत्रियों के पास फोन जाने शुरू हुए थे कि आपको शपथ लेनी है, आपको शपथ लेनी है, आपको शपथ लेनी है। कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें मैं 2 घंटे पहले फोन किया कि आपको आज मिनिस्टर की पद की शपथ लेनी है। तो बीजेपी ऐसे डिसीजन के लिए जानी जाती है और बीजेपी ऐसे सस्पेंसों के लिए भी जानी जाती है। और यही वजह है आज की जो बड़ी बैठक हुई थी, चाहे तो इन नेताओं के सामने अमित शाह या JP नड्डा, तमाम लोग इस बात को क्लियर कर सकते थे कि आखिरकार ये उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अगर ये चीज आज क्लियर हो जाती तो फिर जो 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, उन ऑब्जर्वर्स का क्या होता और उन ऑब्जर्वर्स का क्या अस्तित्व होता। तो जाहिर तौर पर सारी चीजें वो एक रणनीति का हिस्सा नजर आ रही है। नाम जरूर तय हो गया, ऑब्जर्वर्स के साथ जब तमाम विधायक बैठेंगे तो वही नाम जो है वो लास्ट मोमेंट पे उन ऑब्जर्वर्स को बताया जाएगा जिसकी संस्तुति जो है वो देहरादून से मिलनी है। तो सारी चीजें तय हो चुकी है। हर नेता अपनी अपनी बात, अपनी अपनी चीजें जो है वो आला कमान के सामने रख चुका है। डिसीजन भी फिक्स हो चुका है जिसकी लगातार बात यहाँ पे हो रही थी। लेकिन इसमें कोई 2 राय नहीं है कि जब संगठन जीतता है तो उसमें भी तमाम लोगों की भूमिका होती है। भले ही प्रधानमंत्री एक बड़ा चेहरा हो, लगातार पूरी बीजेपी को जीवित रखने का काम या बीजेपी को अग्रणी श्रेणी में लाने का काम प्रधानमंत्री कर रहे हो, लेकिन किसी की भी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, चाहे वो अमित शाह हो या पुष्कर सिंह धामी हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत हो। तो ये सारी चीजें जो है वो तमाम लोगों के जहन में है। तो चीजें जब भले ही फिक्स हो चुकी हो, लेकिन जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात की जाती है वही लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो कल बीजेपी उत्तराखंड में नजर आएगी। ठीक बात है, ठीक बात है। राजेश जी, अमित दुबे बता रहे हैं कि भाई ये सब सारी चीजें लगभग तय हैं। अब ये पर्यवेक्षकों को एक लिफाफा मिल जाएगा और वो लिफाफा जब खोलेंगे वो तो जाहिर सी बात है उसमें कोई नाम लिखा होगा। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि भाई इसी प्रक्रिया के तहत ये सारी चीजें होती हैं। ये सभी को पता है कि भाई पर्यवेक्षक जाएंगे, विधायकों से बातचीत करेंगे, लिफाफा या तो कह देंगे भाई ये तय हो गया, ये अंदर की बातें होती
और ये हर बड़ा राजनीतिक दल ये करता है। जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां, उनमें ये दस्तूर रहा है। लेकिन ये तो लगभग जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनको इस बात का एहसास या उनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा तो लग ही जाता है, कहीं ना कहीं हवा पानी उनको लगी जाती है। ये सवाल हमारा राजेश जी से था, लेकिन शायद वो विलोप हो गए हैं तकनीकी कारणों से। तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल हम दानिश से कर लेते हैं कि दानिश, तमाम चीज़ें कल वहाँ पे होनी है, देहरादून में होनी है, लेकिन कौन कौन से नाम, राजधानी के जो राजनीतिक हलके हैं वहाँ कौन कौन से नाम चर्चा में है मुख्यमंत्री के लिए? क्योंकि हर बार एक लंबी लिस्ट होती है, होता कोई एक ही है। जी बिल्कुल दुर्गेन जी, अगर मैं बताऊं सबसे पहला नाम जो सामने आया था वो सतपाल महाराज का सामने आया था। उसके बाद धन सिंह रावत का नाम सामने आया और उसके बाद जो रमेश पोखरियाल निशंक का, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई वो सतपाल महाराज के नाम पर हुई। धन सिंह रावत ने हालांकि बयान दे दिया था कि जो मैं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो अगर बात करें जो शीर्ष नेतृत्व तो कहीं ना कहीं उनके नाम पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन सतपाल महाराज सबसे ज़्यादा, और अनिल बलूनी का नाम भी बहुत चला क्योंकि चर्चाओं में लगातार बने रहे अनिल बलूनी भी और रमेश पोखरियाल निशंक भी। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कार्यवाहक हैं उनका नाम भी अगर कहा जाए उनको भी पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका नाम भी बहुत चला, क्योंकि उनका चर्चा रही कि दोबारा से बीजेपी उनको दोहराने की कोशिश करेगी, फिर दोबारा से उपचुनाव प्रदेश में देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं। हालांकि अगर सांसदों में से किसी को चुनती है भाजपा तो फिर दोबारा से करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी का नाम जो शुरू में चल रहा था, कई जो दिग्गज नेता थे जो वो भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी को दोबारा रिपीट किया जाए। हालांकि कुछ जो जीतने के बाद जो विधायक बीजेपी का है उन्होंने भी कहा कि लगभग 8 से 10 से लगभग करीब जो है विधायक, उन्होंने कहा कि हम अपनी सीट छोड़ने को तैयार है। अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बनाया जाता है तो वो अपनी सीट छोड़ देंगे। हालांकि जो डोईवाला से विधायक चुनकर आए गरोला, उन्होंने भी कहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए भी अगर वो पार्टी कहे तो वो सीट छोड़ देंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी कहीं ना कहीं चर्चा में आया था, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत कहीं ना कहीं अब किसी और के लिए लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी निर्णय आना बाकी है, कल 4 बजे के बाद जो विधानमंडल। दानिश ने एक और क्लू दिया, कुलदीप राणा साहब, वो कह रहे हैं कि भाई तमाम विधायक त्याग करने को तैयार हैं। उत्तराखंड में त्याग की राजनीति बहुत तेज हो गई है। जैसे जैसे मुख्यमंत्री पद का जब आता है कि भाई मुख्यमंत्री फला को बनना, तो त्यागी विधायक बहुत सारे आ जाते हैं सामने। कोई एक निर्दलीय हमारी पत्रकार बिरादरी के साथी भी अपना त्याग करने को तैयार हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके से लोग हैं कि भाई त्याग त्याग त्याग। राजनीति में त्याग बड़ा अहम रोल निभाता है और राजनीति की जो बुनियाद है वो त्याग पर ही है। बहुत लंबे चौड़े भाषण इसमें दिए जा सकते हैं त्याग पर। कुलदीप राणा साहब, अब जो पूरा घटनाक्रम निकल कर आ रहा है, 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। बतौर पत्रकार आप वहां पर वर्षों से काम कर रहे हैं, क्या धामी का कोई चांस बनता है? देखिए दुर्गेन जी, तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं धामी एक युवा नेतृत्व है, 46 साल की उनकी उम्र है, और अगर उत्तराखंड में नेतृत्व के लिहाज से देखा जाए तो भाजपा के पास एक अवसर है कि वो एक लंबे समय के लिए एक नेतृत्व को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि राजनीति में, लोकतंत्र में आप विधायक बन सकते हैं, आप मंत्री बन सकते हैं, आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन नेतृत्व के लिए आपको खुद तैयार होना होता है, खुद समर्पण करना पड़ता है, जनता के बीच से जुड़ना पड़ता है। वो तमाम सारी चीजें जो आपको आप में नेतृत्व के गुण को विकसित करना होता है। तो कहीं ना कहीं उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पुष्कर सिंह धामी के पास पर्याप्त समय भी है, वो ऊर्जावान भी हैं, और चूंकि वो मुख्यमंत्री वर्तमान में कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने उस कठिन समय में उन्होंने पारी संभाली है जब भाजपा के लिए राज्य में बड़ी मुश्किलें थी, हालात बड़े दुष्कर हो गए थे। लेकिन अगर वहीं दूसरा पहलू हम ये देखें कि एक मुख्यमंत्री का चुनाव हार जाना, हालांकि उत्तराखंड में चुनाव हार जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वहीं अगर हम दूसरी तरफ मैं दुर्गेन जी इस पूरी घटनाक्रम को मैं एक छोटी सी अंतराल के साथ प्रस्तुत करूंगा कि हमें आज यह भी गौर करना होगा कि जो दिल्ली में बैठक हुई है अमित शाह जी के यहाँ, उस बैठक में कौन चेहरे मौजूद थे? जी,
अभी तक उत्तराखंड से जिन लोगों के नाम मुख्यमंत्री पद के लिए उछाले जाते रहे हैं, चाहे उसमें अनिल बलूनी का नाम हो, क्या उनकी उपस्थिति थी? नहीं। डॉक्टर धन सिंह रावत का नाम उछाला जाता था, क्या उनकी उपस्थिति थी? नहीं। है ना? उत्तराखंड से मात्र उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, वर्तमान मुख्यमंत्री अपने पुष्कर सिंह धामी जी, और जो उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़े कूटनीतिक दस्तखत जिनके हैं, रमेश पोखरियाल निशंक। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ जो छोटा कार्यकाल भले रहा उनका, तीरथ सिंह रावत को भी इस बैठक में नहीं बुलाया गया था। तो इससे तो हमें एक अंदाजा ये लगता है कि कई सारे चेहरे यहां से साफ होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, जो हमें विकल्प दिख रहे थे। और मैं जो आपकी स्क्रीन पे भी मैंने देखा जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, सतपाल महाराज की उपस्थिति। तो सतपाल महाराज की उपस्थिति को लेकर के जो मेरे सूत्रों से मुझे पता लगा, क्योंकि सतपाल महाराज पिछले काफी समय से दिल्ली में थे और वो अमित शाह से मिलने का लगातार प्रयास कर रहे थे, और ये एक इत्तेफाक कहा जाएगा कि आज ही अमित शाह जी ने उनको भी मिलने के लिए समय दिया और उसके बाद ये बैठक शुरू हुई। तो मैं नहीं, मतलब मैं इस बात पर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ये कहना कि उस बैठक में सतपाल महाराज भी उपस्थित रहे हों। यह हो सकता है कि सतपाल महाराज से पहले मुलाकात की गई हो और बैठक उसके बाद शुरू हुई हो, है ना। तो ये तमाम सारी चीजें निकल कर आई हैं, क्योंकि अगर उस बैठक से सतपाल महाराज जिस तरह से आधे में बीच में निकल के चले गए थे, अगर वो उस बैठक को छोड़ करके जाते तो फिर इस समय राजनीतिक घटनाक्रम कुछ और होता, और दिल्ली में भी और आपके चैनल में भी कुछ अलग तरह की खबरें आ रही होती। लेकिन वो खबरें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो इससे साफ पता लगता है कि सतपाल महाराज की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है वहां पे। अब जो दो महत्वपूर्ण चेहरे हैं, ब्राह्मण चेहरों में रमेश पोखरियाल निशंक सांसद भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक पक्ष यहाँ पर जो मजबूत दिखाई देता है वो यह है कि पार्टी ने कहा आप पद छोड़ दीजिए, पद छोड़ दिया। पार्टी ने कहा आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप चुनाव नहीं लड़े। पार्टी ने कहा आप चुनाव लड़वाएंगे, आप उत्तराखंड में आप दूसरे नंबर पर रहे। जो सबसे बड़ा अंतर रहा वो रायपुर विधानसभा के बाद डोईवाला विधानसभा का रहा है। तो आपने अपने क्षेत्र का जो पार्टी के प्रति जो समर्पण और निष्ठा थी, आपने उसको पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, और वो जो तमाम आकलन रहे होंगे आज जिस प्रकार से आपने भी अभी बताया कि बीएल संतोष से उन्होंने मिलने के लिए समय मांगा और उन्होंने वो सारी चीजें उनको रखी हैं। तो जिन चीजों को वो पिछले 7-8 महीने से जो मंथन करते रहे और उसके बाद चुनाव परिणाम आने के बाद उन्होंने उसका आकलन किया होगा, तो उस आकलन के बाद जो मच करके जो निकला होगा अमित, वो आज उन्होंने वहां प्रस्तुत किया है। राणा साहब, आपकी बातचीत का जो लबो-लबाब मुझे लग रहा है कि आप घूम फिरकर त्रिवेंद्र सिंह रावत के इर्द गिर्द की बात कर रहे हैं। पिछली बार जब पुष्कर सिंह धामी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, तो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भगत दा की भी थी, भगत कोश्यारी की थी, जो राज्यपाल हैं। बहुत बड़ी भूमिका थी, और मुझे लगता है कि उस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शायद भगत दा की वजह से धामी का विरोध उतना पुरजोर नहीं किया होगा, और वो हालांकि अंतर मन से वो चाहते थे कि अगर वो नहीं है तो धन सिंह रावत को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। इस बार क्या लग रहा है, ये लॉबिंग त्रिवेंद्र सिंह रावत की खुद अपने लिए है या फिर धन सिंह या कोई तीसरा? क्योंकि अब बातचीत से लग रहा है कि यही आसपास कहीं मसला है कुछ। बिल्कुल दुर्गेंद्र जी, मैं आज त्रिवेंद्र मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो गए हैं कि क्योंकि पिछले 8-9 महीनों में त्रिवेंद्र को जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया है और आज जिस तरह से उनकी उपस्थिति हुई है, तो चीजें एकदम से, परिदृश्य एकदम से बदल सा गया है। और त्रिवेंद्र रावत की उस बैठक में उपस्थिति ने ही पूरे परिदृश्य को बदल के रख दिया है। अब जहां तक बात आपने कही, मैं इसी विषय पर आ रहा था कि यहाँ दुर्गेंद्र जी महत्वपूर्ण बात यह है, और जिस पर हम लोगों ने शायद अभी ध्यान नहीं दिया, कि उत्तराखंड में पहले पर्यवेक्षक के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल का नाम चर्चा में रहा, लेकिन अचानक से राजनाथ सिंह का नाम आ जाता है और मीनाक्षी लेखी। राजनाथ सिंह उत्तराखंड के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहे हैं, और उसको मैं क्रमवार आपको प्रस्तुत बताता हूं कि जब उत्तराखंड बना तब राजनाथ सिंह ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जो भगत सिंह कोश्यारी हैं, वो राजनाथ सिंह के ही खेमे के माने जाते रहे हैं, और
भगत सिंह और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भगत सिंह कोश्यारी के ही राजनीतिक शिष्य रहे हैं। तो ये जो, और वहीं त्रिवेंद्र रावत भी भगत सिंह कोश्यारी के राजनीतिक शिष्य रहे हैं। तो ये जो पूरी चेन निकल करके आ रही है और उसमें जो राजनाथ सिंह की उपस्थिति हुई है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे इस तरफ दिखाई दे रही है कि मैं देख रहा हूं कि चीजें तमाम सारे पहलुओं से हट करके त्रिवेंद्र रावत और पुष्कर सिंह धामी के बीच में सिमटती हुई दिख रही है। बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अमित दुबे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश अली और राजेश वर्मा, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ पत्रकार जो इस चर्चा में हमने बातचीत की, तो उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ पत्रकार राणा साहब ने इस बात का संकेत और संदेश दिया कि ये मसला जो है वो पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्हीं के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं सिमट रहा है। क्योंकि राजनाथ सिंह, भगत सिंह कोश्यारी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत, ये सब एक कड़ियां हैं। अब इसके इतर अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को बना देती है उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर, तो फिर कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही चौंकाने वाली होगी। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।